हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी साइंस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट 8 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक पार्ट में, हर एक सेट में हम टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो उनकी वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उनको देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibooks.pdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एपॉक्सी रेजिन्स आर यूज्ड एज। तो जो एपॉक्सी रेजिन्स होते हैं उनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये एक तरीके के एडिसिव्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटीग्रेड स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय होम। तो इन्वेंशन से रिलेटेड एक आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सेंटीग्रेड जो स्केल है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस के द्वारा आपका इन्वेंट किया गया था सेंटीग्रेड स्केल को। अगर कुछ और इन्वेंशंस की बात करें तो वॉच को इन्वेंट किया गया था पेटर हेलेन के द्वारा, रेडियो को गैलिल्मो मार्कोनी के द्वारा, टेलीग्राफ को सैमुअल मोर्स के द्वारा, बैरोमीटर को ई टोरिस्टेल के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो एनरिको फेर्मी के द्वारा इन्वेंट किया गया था, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल के द्वारा, और इंडक्शन मोटर को निकोला टेस्ला के द्वारा इन्वेंट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो आप सबने देखा होगा कि जो ग्लासेस होते हैं उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, तो वो आपके हटाए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं किस चीज के द्वारा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनस ऑक्साइड। आर्सेनस ऑक्साइड से जो एयर बबल्स होते हैं ग्लासेस में उनको रिमूव किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। कैसिटराइट किस धातु का एस्क है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर टिन हो जाएगा। टिन का एक ओर रहेगा आपका कैसिटराइट। अगर कुछ ओर्स की बात करी जाए तो सिडराइट आपका ओर है आयरन का, हेमिटाइट भी आयरन का ही ओर रहेगा, जिंक ब्लेंड इसमें नाम में ही आ रहा है जिंक का ओर हो जाएगा, गैलिना लेड का ओर रहेगा, सिनेबर एग्जाम में बहुत बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिनेबर मरकरी का ओर रहेगा, रॉक सॉल्ट सोडियम का ओर है, कैलमाइन रहेगा जिंक का, और बॉक्साइड भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का ओर हो जाएगा। ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? आपने सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स की जो लाइन है वो बिछाई जा रही है, तो वो किस चीज से रिलेटेड होती है? ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ये आपके जैसे नेटवर्क हो गया, नेट हो गया, इंटरनेट के ट्रांसफर के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अभी आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं वो आप किसके थ्रू होता है? वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही यूज किया जाता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा आपका गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बैटरी हो जाएगा। आप सबने बैटरीज देखी होंगी, उनमें केमिकल एनर्जी लाई जाती है और फिर वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी व्हीकल्स रन करती हैं। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की यहां पे बात करें तो डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटो सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्यूबलाइट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। विंड मिल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्टीम इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डीजल इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे कन्वर्जन्स के। हाउ डज कॉमन सॉल्ट हेल्प्स इन सेपरेटिंग सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन आफ्टर सोपेनिफिकेशन।
तो जो सोपेनिफिकेशन होता है उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोप प्रेजेंट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, तो उसमें हम कैसे सेपरेशन करेंगे, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो किस तरीके से यूजफुल होता है सोप के सेपरेशन में। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप। तो इसमें क्या होता है, जो सोप होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोप को अलग किया जाता है कॉमन सॉल्ट का यूज करके। कॉमन सॉल्ट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को सोप की। हु इज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक बुक रहेगी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की बुक है, द जीन एन अल्टीमेट हिस्ट्री सिद्धार्थ मुखर्जी की बुक रहेगी, टू बी अ मशीन है मार्क ओ कोनेल की, द अनइनहेरिटेबल अर्थ आपकी किसकी बुक रहेगी, डेविड वेलेस वेल की, द सेल्फिश जीन रहेगी रिचर्ड डॉनकिंस की, सुपीरियर रहेगी एंजेला सेनी की। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी। डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो जो डीप ब्लू कलर आप देखते हैं, कांच जो होता है उसमें गहरा नीला रंग होता है, वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है वो ग्लासेस में प्रेजेंट होता है और आप ग्लासेस को देखेंगे उसमें हल्का सा डीप ब्लू कलर होता है, तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। What is the full form of IUPAC? IUPAC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को एक बार कवर करते हैं, BCG आपने सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो बैकेलस कैलमिट ग्यूरिन फुल फॉर्म हो जाएगी BCG की। BDS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BMI की होती है बॉडी मास इंडेक्स, ECG की होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, DNA की होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, IVF की होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICU की होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये सब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगी, फुल फॉर्म्स हो जाएंगी। द वास्ट रिसोर्स ऑफ अनयूटिलाइज्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो जो नेचुरल गैसेज होती हैं, जो अनयूटिलाइज्ड नेचुरल गैसेज हैं, उनको हम यूज करते हैं किस चीज में बनाने में, किस चीज में, प्रोडक्शन में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो फर्टिलाइजर्स के लिए जो नेचुरल गैसेज होती हैं अनयूटिलाइज्ड, उनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में। What is the prime target of the first 5-year plan of India? तो भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना थी उसका एम क्या था, प्रथम जो प्रमुख था उसका लक्ष्य क्या था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे आपका जो 5-year प्लान आया था वो 1951 में आपका स्टार्ट हुआ था, 2017 तक आपके 12 5-year प्लान्स को लाया गया था, 3 प्लान वैकेशंस लाए गए थे आपके। और जो पहले उस टाइम पे 1951 पे जो आपका 5-year प्लान लाया गया था वो किसके अंडर वर्क करता था, प्लानिंग कमीशन के अंडर। और उसके चेयरमैन कौन होते थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है अब नीति आयोग से। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरमैन है प्रधानमंत्री, जो कि है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग को 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट 5-year प्लान की बात करी गई है। अगर हम फर्स्ट 5-year प्लान को कवर करें तो जो पहला 5-year प्लान था ये 1951 से लेके 1956 इसका टाइम पीरियड रहेगा। और ये किसके अंडर लीडरशिप कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वही आपके लीडर होते हैं। अगर इसकी बात करी जाए कि कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये हैरड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। और जो सेकंड 5-year प्लान था वो PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। दोनों के मॉडल्स आपसे पूछे जाते हैं और दोनों के आपके एम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट 5-year का अभी हमने देखा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और सेकंड 5-year प्लान का एम था आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था फर्स्ट 5-year प्लान का वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया वो किया था 3.6%। तो ये एक आपका सक्सेसफुल क्या रहा था, 5-year प्लान रहा था।
जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कंट्री का, वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का, जो हमारा क्वेश्चन भी था। जो एंड रहेगा, प्लान के एंड के टाइम पे 5 IITs को एस्टैब्लिश किया गया था कंट्री में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंडिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा IIT एस्टैब्लिशमेंट का। Which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? तो कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो गिवन ऑप्शंस में से आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ब्रोमीन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म पे रहता है रूम टेम्परेचर में। विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी? आपसे ईयर ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हम ऑलरेडी डेफिशिएंसी, साइंटिफिक नेम्स विटामिन के कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार पूरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे डिस्कवरी को भी एक बार देख लेते हैं। तो विटामिन ए को 1912 में डिस्कवर किया गया था। सभी विटामिन को एक बार देखेंगे। विटामिन B1 को 1910 में डिस्कवर किया गया, विटामिन B2 को 1922 में, B3 को 1912 में, B5 को 1933 में, B6 को 1934 में, B7 को 1931 में, B12 को 1947 में और विटामिन D को 1920 में डिस्कवर किया गया था। The gases used in different type of welding would include? तो वेल्डिंग में अलग अलग टाइप की आपकी गैसेज यूज की जाती हैं। कौन कौन सी गैसेज हो जाएंगी जो आपकी इंक्लूड की जाती है? तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटाइलिन जो होता है, ये आपका वेल्डिंग में मेन यूज्ड गैसेज होती हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, तो जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसको हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर स्टडी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है? बोटेनी का आपका एक ब्रांच रहेगा जो कि डील करता है ट्रीज और श्रब्स की स्टडी से रिलेटेड हो जाएगा। कॉन्कोलॉजी शेल्स की स्टडी से रिलेटेड है। जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है। बीज की स्टडी को एपियोलॉजी, फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी, और जो ऑर्गन्स होते हैं एक्सटर्नल जो अपीयर होते हैं, बाहर जो हमारे दिखने वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी को एंडोनोमी बोला जाता है। जो सोशल, कल्चर, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजी एस्पेक्ट्स है हमारे एजिंग के, उनकी स्टडी को जेरोंटोलॉजी बोला जाता है। व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो एक आयरन नेल जो होता है, लोहा जो होता है, अगर उस पर जंग लग जाती है, रस्टेड हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा? इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद इंक्रीज इन दी वेट ऑफ द नेल। तो आयरन नेल जो होता है उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है उस पे प्रेजेंट हो जाते हैं। जब आयरन ऑक्साइड किसी चीज पे, आयरन पे चिपक जाएंगे, अगर कोई चीज भी हम किसी चीज पे ऐड कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो उस कारण की वजह से जो उसका वेट होता है वो बढ़ने लगता है। तो यही कारण रहेगा जिसकी वजह से इंक्रीज होता है वेट नेल का। Who was the first डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सी, बलदेव सिंह चौकर। बलदेव सिंह जो थे ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। यहाँ पे फर्स्ट इंडिया की बात करी गई है, तो एक बार देख लेते हैं पहले रेसिपिएंट कौन थे जिनको परमवीर चक्र मिला। तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। पहली फीमेल जवान जो कि इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी वो थी शांति टीगा। पहली इंडियन महिला जिन्होंने फ्लाई करा फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले सिंगल, तो वो थी IAF ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी। पहली कॉस्मोनेंट इंडिया की कौन रहे? तो वो स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा। पहले चीफ आर्मी के महाराज राजेंद्र सिंह जी। पहले इंडियन नेवी चीफ रहे एडमिरल RD कटारिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? तो इनमें से कौन सा एक जो भेदने की शक्ति होती है वो सबसे कम होती है? किसमें होती है? तो वो होती है अल्फा पार्टिकल्स में। जो पार करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो पार कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वो सबसे कम जो क्षमता होती है वो आपकी किसके पास होती है? अल्फा पार्टिकल्स के पास। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? पेट्रोलियम फायर जो होता है, जो पेट्रोल से फायर लग जाती है, उसमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? तो वो होता है पाउडर टाइप का।
अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिसमें CO2 जो होता है सबसे फेमस रहता है एक्सटिंग्विशर्स में, आपने ज़रूर सुना होगा। और ज़्यादातर जो CO2 एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वही आपके यूज़ किए जाते हैं। लेकिन वो किस टाइप का होता है, CO2 एक्सटिंग्विशर भी आपका टाइप हो जाता है। तो एक बार टाइप्स देख लेते हैं, 4-5 टाइप होते हैं। पहला जो हमारा लिक्विड टाइप रहेगा, जो कि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि आपका लिक्विड हो गया, ऑयल बेस्ड पेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें जब आग लगती है तो लिक्विड टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज़ किया जाता है। जो सोडा एसिड टाइप होता है एक्सटिंग्विशर, वो किस में वर्क करता है, तो जितने भी फायर लगता है कटिंग के सप्लाई के आइटम में, एयर में, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इनफ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, तो उनके लिए सोडा एसिड टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। जो फोम टाइप का होता है वो आपका यूज़ किया जाता है बर्निंग सॉलिड्स, जैसे कि वुड हो गया, अगर लकड़ी में आग लगती है। लिक्विड फायर होता है जिसमें बर्निंग पेट्रोल हो गया, पेट्रोल में आग लगना, ये इसमें आपका फोम टाइप का यूज़ होता है। फिर आपका CO2 टाइप रहेगा, जिसमें जो कि डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, लिक्विड फायर्स होती है, उसमें आपका CO2 टाइप का भी यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोल में आपका काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं आप पेट्रोल में। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो मेन होता है वो आपका CO2 एक्सटिंग्विशर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। द एज ऑफ मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय, तो इसमें हमारा यूरेनियम लेड मेथड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना मोस्ट एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आपका रहेगा। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन, तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं जो कि कपड़ों को धोने में, यूटेंसिल्स को धोने में आपका किए जाते हैं, तो उसमें डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होता है डिटर्जेंट्स में, तो आपका सल्फोनेट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो लकड़ी जो होती है वो किस चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चर में एक आपका रॉ मटेरियल है, यानी कि मुख्य कच्चा माल है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपर। तो पेपर जो हम यूज करते हैं वो आपका किससे फॉर्म किया जाता है, वुड, लकड़ी के थ्रू आपका पेपर बनाया जाता है। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज, तो चमड़े का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, तो इसमें कोलेजन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद, तो वल्कनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो नेचुरल रबर होती है उसको किसके साथ हीट किया जाता है, तो इसमें हमारा सल्फर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलास इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, कांच किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सैंड और सिलिकेट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट क्लिंकर टू, तो जिप्सम जो होता है वो आपका सीमेंट में ऐड किया जाता है, जो सीमेंट होता है उसमें घोला जाता है, किस कारण की वजह से, सीमेंट में जिप्सम का क्या रोल होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को सेटल करने में, सेट होने में जो टाइम लगता है उसको कम किया जाता है जिप्सम को यूज करके। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई बिल्डिंग फॉर्म की जा रही है उसमें सीमेंट का यूज किया जा रहा है और सीमेंट में 1 दिन का टाइम लग रहा है आपका सूखने में, उसको सेटल होने में, तो जिप्सम को अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा सेटलमेंट में, सेटिंग में सीमेंट की, इसलिए जिप्सम को यूज किया जाता है जिससे कि टाइम जो है वो आपका बचाया जा सके। और जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपको पता होगा वो भी सेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में आप सबको पता है जो ब्लैक मटेरियल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है आपका। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, तो जो एक सब्सटेंस है जब वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एयर के प्रेजेंस में, एक्सपोजर जो होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डीलिक्विसेंस। डी लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड आपका आ गया, जैसे कि लिक्विड जो है डी लिक्विड करना, इससे आप याद रख सकते हैं कि मॉइस्चर जो है वो आपका हल्का सा लिक्विड फॉर्म आप उसको मान सकते हैं, तो डी लिक्विड करना आपका ये हो जाएगा जिसमें एब्जॉर्ब किया जाता है मॉइस्चर को एयर से। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फर्टिलाइजर्स ही हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो गन मेटल के
अवयव जो है आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं किससे मिलके बना होता है गन मेटल, तो वो कॉपर, टिन और जिंक का एक आपका मिश्रण होता है। द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड, तो जो डिस्टिलेशन होता है, जो दबाव होता है आपका आसवन में, वो क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो इसमें आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका, आप सबको पता है टोटल 7 कलर्स होते हैं आपके सनलाइट स्पेक्ट्रम में, जिनको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो विबग्योर जो कलर्स हैं, 7 जो कलर्स हैं वो आपके हो जाएंगे सनलाइट स्पेक्ट्रम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड अ पॉलीएमाइड, तो पॉलीएमाइड जो होता है ये आपका किसको कहा जाता है, तो इसमें हमारा नाइलॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नाइलॉन को कॉमनली पॉलीएमाइड के नाम से भी जाना जाता है। What are the soaps, तो साबुन जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के हैवियर फैटी एसिड्स होते हैं। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो पेपर जो होता है सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो पेपर मेनली मैन्युफैक्चर होता है वो आपका वुड से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस में ही वुड मिल गया। तो वुड के साथ और किस चीज को यूज किया जाता है पेपर फॉर्म करने के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और रेजिन का भी यूज किया जाता है पेपर फॉर्मेशन में। The type of glass used in making lenses and prisms is, तो प्रिज्म होता है और जो लेंसेज होते हैं उनको बनाने में जिस टाइप का ग्लास यूज होता है वो कौन सा ग्लास होता है, तो वो आपका फ्लिंट ग्लास होता है। आपने देखा होगा जो आपके लेंसेज में और प्रिज्म में ग्लास होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, आपने बाकी होम यूजेस में, कार्स में अलग टाइप के ग्लासेस देखे होंगे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है, अश्व शक्ति जो होती है एक, वो किसके बराबर होती है, तो वो टोटल कितने वॉट्स में होती है, तो 746 वॉट्स के बराबर होती है आपकी 1 हॉर्स पावर। अ क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर जो डिवाइस है वो किस चीज को मापने के लिए यूज होती है, तो इसमें हमारा टाइम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ, तो चमकता हुआ देखा होगा आपने आकाश में तारे को, तो वो किस कारण की वजह से चमकता है, तो वो आपका रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उस कारण की वजह से। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें रिफ्रैक्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होती है उसमें कौन सी रेडिएशन है या फिर कौन सी आपकी वेव रहेगी जिसको यूज किया जाता है, तो माइक्रोवेव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोलर सेल्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसमें हमारा फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दी ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन दी, तो मानव शरीर में जो आपका वसा होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ पे स्टोर होते हैं फैट्स, तो इसमें आपका एडिपोज टिश्यू में आपके फैट्स स्टोर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। द ट्री विच सेंड्स डाउन रूट फ्रॉम इट्स ब्रांच टू द सॉइल इज नोन एज, तो इसमें आपका बनियान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक ईटीसी इज कॉल्ड, तो क्वार्ट्ज क्लॉक में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो आपका केमिकली क्या होता है, तो इसमें आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल। माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स दी, तो माइक्रोफोन एक आपका उपकरण रहेगा जो कि किस चीज को परिवर्तन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साउंड सिग्नल्स को करंट सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है माइक्रोफोन। दी मुदुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यहाँ पे अलग क्वेश्चन डल गया थोड़ा सा ये, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। What does an airbag contains which is used for the safety of car drivers, तो कार ड्राइवर्स जो होते हैं उनमें एयरबैग्स, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एयरबैग्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो इतनी कुछ मिली सेकंड्स में ही जो एयरबैग्स होते हैं वो आपके खुल जाते हैं, तो उसमें आपका सोडियम एजाइड प्रेजेंट होता है और करीब करीब 200 ग्राम के करीब आपको सोडियम एजाइड मिलेगा एयरबैग्स में। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्किन डज अ ह्यूमन बॉडी हैज, तो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है वो कितनी लेयर्स की होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता होगा। इसमें हमारा
3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन स्किन होती है वो कितने लेयर्स की होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 3 टाइप की ह्यूमन स्किन की लेयर होती है, जिसमें आपको जो 3 लेयर्स हैं इनके नेम भी याद रखने होते हैं, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 टाइप की आपकी लेयर्स होती हैं। तीनों के नेम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और इसमें कभी कभी आपको क्या मिलेगा, 7 लेयर्स भी मिलते हैं। तो 7 लेयर्स भी आपका आंसर होता है, लेकिन आपको 3 लेयर्स मेनली याद रखनी है, जिनके पार्ट्स में आपकी 7 भी आती हैं। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है विबग्योर कलर्स में, 7 कलर्स में आप सबको पता है रेड कलर की होती है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट की। तो वी से हम शॉर्टेस्ट पे और आर की तरफ, विबग्योर में वी से आर की तरफ हम बढ़ेंगे तो वी की कम रहेगी, फिर आगे आगे आपकी बढ़ती रहेगी, और जो लास्ट में आपका रेड कलर मिलेगा उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे। आज की जो हमारा सेट है उससे रिलेटेड रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जाम्स के लिए। 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हमने कवर किया था पीछे ही कि जो ग्लासेस होते हैं उसमें कभी कभी एयर बबल्स आ जाते हैं, तो वो जो एयर बबल्स होते हैं वो किस चीज के थ्रू आपके रिमूव किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो इसमें जो वेव है आपकी गिवन ऑप्शंस में से वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये थे टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उस पर विजिट करके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।